हेलो एवरीवन। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसमें हमने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह एग्जिस्ट करता है। जो इडेबल पार्ट होता है, रेड इडेबल पार्ट होता है, उसको हम प्रोटॉन बोल रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे थे प्रोटॉन। और जो सीड्स होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे, ठीक है। और थॉमसन ने कुछ फीचर्स दिए थे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, जिससे जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल माना जाएगा, ठीक है। पूरा एटम न्यूट्रल माना जाएगा और उसने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आज हम करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। हाँ जी, रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा थिन लेयर का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिन लेयर का ऑब्जेक्ट चाहिए होता था जो कि 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर होता है। 1000 एटम्स की थिकनेस के बराबर गोल्ड फॉइल उसने ली, ठीक है। उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार उसने करवाई थी, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स ही उसने क्यों चूज किए? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डबली चार्ज होते हैं हीलियम एटम के, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होता है, डबल चार्ज होता है, डबल चार्ज ऑफ हीलियम एटम। क्लियर? डबल चार्ज ऑफ हीलियम एटम, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका जो एटॉमिक मास होगा वो 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा। क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 2, और उसका डबल चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के पास होता है, तो इसका मतलब 4 यूनिट मास अल्फा पार्टिकल्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा एटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, ठीक है। एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनसे क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बाय डायग्राम बात करता हूं, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल पर बौछार करवाई थी, बम्बार्डमेंट करवाई थी, ठीक है, तो उसने देखा, उसने जो ऑब्जर्वेशन देखी कि जो कुछ पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, बिना डिफ्लेक्शन के, ठीक है, कुछ पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के क्रॉस ओवर कर गए, ठीक है, गोल्ड फॉइल से क्रॉस ओवर चले गए, ठीक है, आर पार हो गए गोल्ड फॉइल से। कुछ पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के, कुछ अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के एटम में से क्रॉस ओवर कर गए। फिर कुछ पार्टिकल, ए फ्यू पार्टिकल्स कैन डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, एटम्स के बाद डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल्स में, ठीक है, अलग अलग एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है, अलग अलग एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ पार्टिकल जैसे 12,000 में से लगभग 1 पार्टिकल, ठीक है, वो क्या हुआ, वो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है, 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था। मीन्स जिस तरह से वो आया था उसी पाथ को उसने रिट्रेस कर दिया था, ठीक है, उसी पाथ से वो वापस चला गया था, ठीक है। तो फिर उसने ऑब्जर्वेशन निकाली कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल क्रॉस ओवर हो गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, कोई बच्चा है, ठीक है, अगर मैं उसकी आंखों पे कोई कपड़ा बांध देता हूँ, ठीक है, और उसको एक बॉल दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि दीवार पे उस बॉल को मारिए, ठीक है, तो अगर साउंड प्रोड्यूस होती है तो समझ लो बॉल दीवार पर
स्ट्राइक करती है, ठीक है। अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं करती तो इसका मतलब बॉल ने दीवार को स्ट्राइक नहीं किया, या फिर दीवार में कोई गैप है जिसकी वजह से बॉल दूसरी तरफ क्रॉस ओवर हो जाती है। क्लियर है? इसका मतलब यही हुआ कि अगर इसके पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, डिफ्लेक्शन नहीं आया, डेविएशन नहीं आया, तो इसका मतलब कि जो एटम है उसके पास यहाँ पर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मीन्स प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ पर डेविएशन बिल्कुल भी नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल्स का, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ पर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? और जहाँ पर कम डेविएशन हुआ, शॉर्ट एंगल से या कम एंगल से डेविएशन होता है अल्फा पार्टिकल्स का, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर जो प्रोटॉन की जो अमाउंट है एटम के पास, ठीक है, एटम के अंदर, वो कम होगी, ठीक है। उन प्रोटॉन से वो स्ट्राइक करके अलग अलग एंगल्स में क्या हो गए, डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो एक फ्यू पार्टिकल, बहुत ज़्यादा कम पार्टिकल, या जैसे कि हमने बोला है कि 12,000 में से एक पार्टिकल, उसने क्या किया, वो डिप्लीट हुआ 180 डिग्री एंगल से, ठीक है, डिप्लीट हुआ 180 डिग्री एंगल से, मीन्स उसने उसी पाथ को रिट्रेस किया। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल उनसे टकराएंगे और वो उनको क्या कर देंगे, 180 डिग्री एंगल बेंड कर देंगे, ठीक है, 180 डिग्री एंगल दोबारा मोड़ देंगे। क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे रदरफोर्ड ने फीचर निकाला है, फीचर्स दिए हैं, एजम्पशंस दिए हैं, ठीक है। उन फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसने बोला देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम। सबसे पहले तो उसने बोला देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, कि एटम के अंदर, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वहीं उस न्यूक्लियस से टकराकर ही जो अल्फा पार्टिकल है वो 180 डिग्री एंगल से क्या हो जाते हैं, वापस रिट्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। एंड मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, एंड मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो सारा का सारा मास है लगभग वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है, रहता है, ठीक है। नंबर सेकंड हम बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। हाँ जी। तो थर्ड पोस्टुलेट उसने बोला कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, ठीक है। नंबर थर्ड हम बोल सकते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच लेसर than the size of atom, than the size of atom, ठीक है। एटम के साइज से बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज एटम के जो साइज है उससे बहुत ज़्यादा कम होता है। क्लियर है? तो ये पोस्टुलेट उसने दिए थे, रदरफोर्ड मॉडल ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, उसकी कमियां क्या क्या निकली, ड्रॉबैक्स ऑफ द कमियां, लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास के चारों ओर
घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर होगी, क्योंकि वो बार बार सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ड्यू टू रिवॉल्वमेंट वो अपनी एनर्जी को लॉस्ट करते हैं, क्लियर है, उनकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर देगा, खत्म कर देगा और न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पर फॉल डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस पर गिर गया तो इसका मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, क्लियर है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये उसकी एनर्जी के बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है। एनर्जी किस तरह से वो लॉस करता है या लॉस नहीं करता है, ठीक है, उसके बारे में उसने नहीं बताया। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं बताया था, क्लियर है। तो ये था इसके लिमिटेशंस और फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।